हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट एजुकेशन 1.0। मैं हूं जुबैर अंसारी और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा एंजाइमोलॉजी का जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है, वो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम के केमिकल नेचर के बारे में। और इसके पिछले जो पार्ट्स आए हैं एंजाइमोलॉजी के, वो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी है एंडोक्राइनोलॉजी की और एंजाइमोलॉजी की, आप चेक कर सकते हैं और ये सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्या केमिकल नेचर होता है, एंजाइम कैसे काम करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम से मुझे याद आया, सेमेस्टर 5 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, तो TY BSc के सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन, जिसके भी अच्छे मार्क्स आए हैं। और जिन लोगों के कम आए हैं या नहीं क्लियर हुए, किसी रीज़न से एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, उन सबको ऑल द बेस्ट, क्योंकि मौका मिलता रहता है। आप कोशिश करते रहिए, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए इस सीरीज़ में और सेमेस्टर 6 में और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए। ठीक है, बढ़ते टॉपिक पे। ऑल द एंजाइम, पहले हम पहला पॉइंट देख लेते हैं। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये तो रट्टा मार लेना, ये चीज़ तुम लोग को याद ही रहनी चाहिए कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है, बट सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम होते हैं, कुछ प्रोटीन हार्मोन होते हैं, कुछ प्रोटीन दूसरे केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरे अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरीज होती है अलग अलग। ओके, तो अ, कुछ प्रोटीन जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम में काम करते हैं, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो सारे प्रोटीन, सारे एंजाइम्स प्रोटीन है, लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड इन ये सारे जो प्रोटीन एंजाइम्स है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रो यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स है, जो ट्रेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते हैं, ट्रेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते हैं, एंड कैन बी रीयूज फॉर द सेम रिएक्शन। एक ही रिएक्शन के लिए हम एक एंजाइम को बार बार रीयूज कर सकते हैं। ओके, ये इमेज जो यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले पॉइंट्स देख लेते हैं हम। थर्ड पॉइंट है, डू नॉट चेंज द स्ट्रक्चर। एंजाइम डू नॉट चेंज द स्ट्रक्चर। एंजाइम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट अपने को मिलता है, जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते और खुद में भी कोई चेंज नहीं लाते हैं। एंजाइम खुद भी कोई चेंज नहीं लाता अपने बॉडी के अंदर, अपने स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, दे कैन रेडीली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सबस्ट्रेट्स, और सबस्ट्रेट्स में फ़र्क कर सकता है, आसानी से डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है। एंजाइम कैसे करता है वो अभी हम आगे देखेंगे। स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू शेप ऑफ एक्टिव साइट। They can function in optimum conditions like pH, temperature, substrate concentration, ionic strength, presence of cofactors etc. यानी एंजाइम्स की जो स्पेसिफिसिटी होती है, एंजाइम जो इतने हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही काम करते हैं। किसी और सबस्ट्रेट पे अगर वो एंजाइम काम नहीं करता है तो वो किसी और सबस्ट्रेट पे नहीं करेगा। स्पेसिफिक हर एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट होता है। ये स्पेसिफिसिटी कैसे बनती है, ड्यू टू शेप ऑफ एक्टिव साइट। एंजाइम में जो एक्टिव साइट होता है उसका एक फिक्स शेप होता है, उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो डाल रखी है, ये देखो। जैसे ये एक एंजाइम है, तो इसमें ये जो अमाइनो एसिड है इसका एक पैटर्न होता है अमाइनो एसिड्स का। यहाँ पे एंजाइम के एक्टिव साइट पे वो प्रेजेंट रहता है अमाइनो एसिड्स, जो एक पैटर्न बनाते हैं, और वो पैटर्न सबस्ट्रेट के पैटर्न के साथ मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होगा तो ये इतना स्पेसिफिक नहीं होगा, इट विल नॉट बी स्पेसिफिक फॉर दी सबस्ट्रेट। ओके, तो एक पैटर्न रहता है जिससे ये स्पेसिफिक बनता है। ओके, तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके ही, मान लो ये सबस्ट्रेट है, तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके ही इसमें बाइंड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैं दिखाता हूँ फोटो में। जैसे देखो ये वाला जो है, अभी यहाँ पे जो सबस्ट्रेट था उसमें यहाँ पे 8 दिख रहा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, 8 अमाइनो एसिड्स है, ये 4, ये 6, ये 8, ऐसा मतलब ये जो डिज़ाइन है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसी एंजाइम के लिए है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट इस वाले एंजाइम के साथ मैच हो रहा है। देखो ये बिना बिना सबस्ट्रेट के, और यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, तो यहाँ पे ये मैच हो रहा है, इसीलिए ये बाइंड हो गया। तो इस सबस्ट्रेट के लिए ये वाला एंजाइम परफेक्ट है, ये वाला एंजाइम परफेक्ट नहीं है, इसीलिए प्रॉपरली ये फिट नहीं हो रहा है, ये प्रॉपरली बाइंड नहीं होगा और ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है वो उसके एक्टिव साइट के शेप या कंस्ट्रक्शन से मिलती है उसको। एंड एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑप्टिमम कंडीशन में अच्छा काम करते हैं, अच्छे से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, फंक्शन करते हैं। जैसे कि ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। मान लो ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है और ये एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है, ये दोनों बराबर रहेगा तो ही एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा है एंजाइम कम है, तो भी जितने सबस्ट्रेट है उतने ही एंजाइम के साथ बाइंड कर पाएगा, तो एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट बच जाएंगे, तो एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये ऑप्टिमम रहना चाहिए, ऑप्टिमम रहेगा तो अच्छा एक्टिविटी शो होगा। आयोनिक स्ट्रेंथ
और कोफैक्टर्स के प्रेजेंस पे भी एंजाइम्स की एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फंक्शंस जो है एंजाइम के फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, अब ये इमेज पे देखते हैं। ये इमेज जो है इसमें कैसे दिया हुआ है कि ये इनएक्टिव प्रोटीन पोर्शन, ये इसको एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम और ये है को एंजाइम या को फैक्टर, ठीक है। ये नॉन प्रोटीन पोर्शन है। तो ये जो प्रोटीन पोर्शन और ये नॉन प्रोटीन पोर्शन है, कुछ को फैक्टर या को एंजाइम्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंजाइम को कंप्लीट करने के लिए, एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, फंक्शन कराने के लिए। तो ये को फैक्टर बाइंड हो जाते हैं इसमें, और फिर ये एंजाइम जो रहता है वो कैटेलिटिकली एक्टिव हो जाता है। पहले इनएक्टिव था, इनएक्टिव प्रोटीन पोर्शन था ये पहले, बाद में क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो ये एक्टिव हो जाते हैं और इनको होलो एंजाइम कहते हैं, एक्टिव होलो एंजाइम्स, ठीक है। तो ये एंजाइम जो है वो एक्टिव है और काम करने के लिए रेडी है। तो इस तरह से कुछ कोएंजाइम और कोफैक्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एंजाइम को एक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी एंजाइम की स्पेसिफिसिटी किस किस चीज़ पे बेस्ड है, क्या क्राइटेरिया है। जैसे पहले एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि एंजाइम सिर्फ एक ही टाइप के रिएक्शन में जाएगा, दूसरे किसी भी टाइप के रिएक्शन में नहीं जाएगा। सेकेंड है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ग्रुप स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि एंजाइम सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल पे जाएगा जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप हो, तो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप पे ही वो एक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल अमाइनो ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, तो ऐसे ही ग्रुप पे वो एंजाइम एक्ट करेगा, दूसरे किसी ग्रुप पे नहीं करेगा। तो ऐसे भी स्पेसिफिक एंजाइम्स ग्रुप्स को लेकर होते हैं। तीसरा कैटेगरी है लिंकेज स्पेसिफिसिटी। लिंकेज स्पेसिफिसिटी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड यानी लिंकेज पे ही ये काम करेगा, इसलिए इसको लिंकेज स्पेसिफिक एंजाइम्स कहते हैं या लिंकेज स्पेसिफिसिटी कहते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा भी हो, अगर वो बॉन्ड मिलेगा, जो बॉन्ड उस एंजाइम को चाहिए, तो वो काम करेगा। तो ये लिंकेज स्पेसिफिक हो गया। फिर है स्टीरियो केमिकल स्पेसिफिसिटी, दैट विल एक्ट ऑन पर्टिकुलर स्टेरिक और ऑप्टिकल आइसोमर। स्टीरियो मतलब जैसे स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है, तो उसमें स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे कोई भी कंपाउंड हो गया तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे ही वो एंजाइम बाइंड होगा। क्योंकि देखो, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर जो है ये बाइंडिंग साइट का, ये मैच होना चाहिए एंजाइम के सबस्ट्रेट के बाइंडिंग साइट के साथ, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कोई स्टीरियो स्ट्रक्चर है जो मैच होगा, उसी पे ये काम करेगा, तो उस पे ही काम करेगा, तो उसको बोलेंगे स्टीरियो केमिकल स्पेसिफिक एंजाइम। लास्ट है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, यानी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही काम करेगा, दूसरे किसी सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से ये 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंजाइम के यूनिट के बारे में। जैसे कि एंजाइम को मेजर करते हैं एक टर्म्स ऑफ टर्नओवर नंबर में, जिसको केटल कहते हैं, KT शॉर्ट में कहते हैं, विच इज डिफाइंड एज द अमाउंट विच विल कैटलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 कैट इज इक्वल्स टू अराउंड 60 मिलियन यूनिट, 6 करोड़ यूनिट्स या 6 इंटू 10⁻⁷ यूनिट्स होते हैं, जिसको 1 कैट कहते हैं, ठीक है। 1 कैट या 1 केटल, ओके। तो ये क्या होता है, केटल क्या होता है, उसका मैंने यहाँ पे अच्छे से थोड़ा समझाने का ट्राई किया कि केटल क्या होता है, 1 केट क्या होता है। तो 1 केट इज इक्वल टू 1 मोल्स पर सेकेंड, यानी एंजाइम का एक टर्नओवर नंबर रहता है या ट्रांसफॉर्मेशन रहता है जिसमें वो 1 मोल पर सेकेंड सब्सटेंस को कैटलाइज कर रहा है, ठीक है। इट इज कैटलाइजिंग दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस पर सेकेंड, ठीक है। 1 मोल पर सेकेंड, 1 कैट इज 6 इंटू 10⁻⁷ यूनिट्स, और 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, अभी देखो 1 यूनिट, एक कैट तो इतना सारा यूनिट है, तो एक यूनिट कितना कैट रहेगा, तो वो माइक्रोमोल या नैनो कैट में रहता है। तो 1 यूनिट इज 16.67 नैनो कैटल। तो एक कैट का जो 1000 पार्ट होगा वो नैनो कैटल होगा, ठीक है। 1000 पार्ट यानी कि 1/1000, ओके, तो वो नैनो कैटल होगा। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 16.67 नैनो कैटल, और 1 यूनिट होता है 1 माइक्रोमोल पर मिनट, 1 माइक्रोमोल पर मिनट। तो ये याद रखना है कि 1 यूनिट होता है 1 माइक्रोमोल पर मिनट, और 1 कैट होता है 1 मोल पर मिनट, ओके। और यूनिट और कैट का ये जो रिलेशनशिप है ये भी याद रखना है। 1 यूनिट इज 16.67 नैनो कैटल, ओके। तो उसको मेजर करने के लिए एंजाइम्स के वेट को मेजर करने के लिए ये यूनिट होता है केटल,
ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अभी एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे बाइंडिंग साइट वगैरह होती है, ये सब। ठीक है, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। 3D स्ट्रक्चर्स रहता है। ईच एंजाइम पोजेसेस यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। हर एंजाइम में एक यूनिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो एक यूनिक सीक्वेंस रहता है। एंड टर्मिनस और अमाइनो टर्मिनस रहता है, एंड सी टर्मिनस या कार्बोक्सिल टर्मिनस रहता है, विच इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक जीन्स इन सेल्स। तो एक स्पेसिफिक जीन्स होते हैं सेल्स के अंदर, जिससे ये NO-C टर्मिनस और एक सीक्वेंस रहता है अमाइनो एसिड का, तो वो सीक्वेंस जो है वो जीन्स डिसाइड करते हैं। बिकॉज पढ़ा होगा तुम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो हमारे DNA पे ही डिपेंड करता है, तो जीन ही डिसाइड करता है कि क्या प्रोटीन बनेगा। तो जीन से जैसे DNA हो गया, DNA निकला, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, उससे RNA बनता है, mRNA। ठीक है, और mRNA से फिर अमाइनो एसिड्स बनते हैं, और अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन क्या बनेगा, ये DNA या जीन डिसाइड करता है। ठीक है, तो जीन स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो सेल्स में रहते हैं, जो ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा और क्या प्रोटीन बनेगा। एंजाइम्स ऑल्सो हैव प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। तो जैसे प्रोटीन में 4 स्ट्रक्चर होता है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का जिसमें और फोल्डिंग ब्रांचेस रहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और कॉम्प्लेक्स रहता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है प्रोटीन का। तो ऐसे 4 कैटेगरी एंजाइम्स के भी होते हैं जो 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। बिकॉज एंजाइम भी प्रोटीन है, तो एंजाइम भी प्रोटीन वाला ही ट्रेंड फॉलो कर रहा है स्ट्रक्चर्स को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्ड टुगेदर बाय इंट्रा और इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स। ये जो एंजाइम्स हैं ये इंट्रा या फिर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स से बंधे हुए रहते हैं। एंड लाइक अदर प्रोटीन्स, एंजाइम्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड विद अल्कोहल, हीट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अल्कली एंड अदर रिएजेंट्स लाइक TCA, नाइट्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। यानी जैसे बाकी प्रोटीन्स को भी हम प्रेसिपिटेट करा सकते हैं, जैसे प्रोटीन कन्फर्मेशन का टेस्ट करते हैं तो हम प्रेसिपिटेट कराते हैं कि प्रेजेंट है कि नहीं, वैसे ही एंजाइम को भी हम प्रेसिपिटेट करा सकते हैं अल्कोहल के साथ या हीट के साथ। हीट देंगे एंजाइम को तो एंजाइम डीजनरेट होता है, तो प्रेसिपिटेट करा सकते हैं उसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करके, स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ ट्रीट करके। ठीक है, या रिएजेंट जैसे कि TCA रिएजेंट होता है, फिर नाइट्रोजन सल्फाइड रिएजेंट्स हैं, तो इससे हम ट्रीट करके एंजाइम्स को भी प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं एंजाइम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, अभी हम एंजाइम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे उनको हम प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। फिर मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम का 1200 kd टू यहाँ पे 1 लाख या 1 मिलियन बोल सकते हैं, 10 लाख या 1 मिलियन KD होता है। KD यानी कि किलो डाल्टन्स, KD का मतलब होता है किलो डाल्टन। अभी डाल्टन एक यूनिट है जो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये यूनिट कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके बताऊंगा मैं। तो और इवन मोर इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में और ज़्यादा डाल्टन्स का भी एंजाइम हो सकता है। ओके, तो 1200 KD से लेके 10 लाख यानी 1 मिलियन किलो डाल्टन्स तक का एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। इतना रेंज है मॉलिक्यूलर वेट का। 1 किलो डाल्टन इज इक्वल्स टू 1000 डाल्टन्स। 1 किलो डाल्टन यानी 1 KD कितने का होगा, 1000 डाल्टन्स का होगा। वेरएज डाल्टन, एक डाल्टन होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम, अभी कार्बन एटम का 14 होता है, लेकिन ये जो 12 है ये समझ लो एक आइसोटोप है जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है कार्बन का। ठीक है, वेरी स्टेबल। ठीक है, वेरी स्टेबल होता है ये, और ये अबंडेंट होता है एनवायरनमेंट में। 90 समथिंग परसेंटेज है, मैंने आगे कहीं पे दिया होगा, नहीं दिया हुआ है, 95 समथिंग परसेंटेज रहता है जो इसी फॉर्म में पाया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, जो स्टेबल होता है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसी को यूनिट बना दिया 1 डाल्टन। तो 1 डाल्टन क्या होता है, 1/12 पार्ट यानी 1/12 पार्ट, 12वां हिस्सा हम बोल सकते हैं, 12th पार्ट ऑफ दी कार्बन 12 एटम, जो एक डाल्टन होता है। तो आप समझ जाओ 1200 किलो डाल्टन है, मतलब कितने डाल्टन होंगे, मतलब कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1766 1844 के बीच में जो भी उनकी ये लाइफ स्पैन है उनके, उन्होंने ये सब रिसर्च किया था, और उन्होंने ही ये डाल्टन नाम, इनके नाम से ही ये डाल्टन नाम पड़ा था मॉलिक्यूलर वेट के यूनिट का। ओके,
आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। ओके अगर लेक्चर थोड़ा फास्ट जा रहा है तो आप थोड़े स्लो वीडियो में प्लेबैक में जाके स्पीड स्लो करके भी सुन सकते हैं। ओके अब बात करते हैं एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट के बारे में। तो यहाँ पे एंजाइम का एक नॉर्मल इन जनरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें एक्टिव साइट रहता है, एंजाइम रहता है और एक सबस्ट्रेट रहेगा जो एक्टिव साइट पे आके बाइंड होगा। ठीक है, तो वो मैच करना चाहिए एक्टिव साइट के साथ। मान लो ये सबस्ट्रेट है, ओके मान लो कि ये सबस्ट्रेट है, तो इस तरह से रहता है। तो फंक्शन ऑफ एंजाइम डिपेंड्स ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का क्या स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे कि अमाइनो एसिड का रहते हैं जिससे एक्टिव साइट बनता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और उसी से सबस्ट्रेट का भी डिसाइड होता है कि कौन से सबस्ट्रेट को वो बाइंड होगा। ओके तो एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड रेसिड्यूज विच ऑफर स्पेसिफिसिटी टू एंजाइम। तो ये जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं जो बाइंडेड रहता है एक्टिव साइट पे, मान लो ये अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है, ये डिसाइड करते हैं स्पेसिफिसिटी कि क्या स्पेसिफिसिटी एंजाइम की रहेगी। ओके अदर साइट्स आर कॉल्ड एज स्कैफोल्डिंग। और ये जो बाकी का हिस्सा जो है, बाकी के जो साइट्स है जहाँ पे बाइंडिंग साइट नहीं है, तो ये बाकी के हिस्से को बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो जो मेन एक्टिव बाइंडिंग साइट है वहाँ पे अमाइनो एसिड बनाते हैं स्ट्रक्चर एक्टिव साइट का और डिसाइड करते हैं, स्पेसिफिसिटी देते हैं, ये प्रॉपर्टी देते हैं एंजाइम को, और बाकी का जो एरिया है इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। अदर बाइंडिंग स्ट्रक्चर्स गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। दूसरे जो बाइंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके अदर सॉरी अदर नहीं, आफ्टर बाइंडिंग सबस्ट्रेट, सॉरी आफ्टर बाइंडिंग सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, मान लो ये एंजाइम है इसका एक्टिव साइट के साथ ये मैच कर रहा है, जब ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो बाद में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शेप केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्ट्रेट मेक द एंजाइम टू बाइंड इट। जो सबस्ट्रेट का जो शेप रहता है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए तो वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता है और प्रोडक्ट बनता है। तो ये इससे ही डिसाइड होता है कि सबस्ट्रेट बाइंड होगा। वो मतलब वो मेक श्योर करता है कि सबस्ट्रेट ऐसे बाइंड हो जो मैच कर रहा है शेप के साथ, केमिकल के साथ और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो मेक श्योर करता है एंजाइम कि वो ऐसी चीज़ों के साथ मैच करे और बाइंड हो। इट प्रिवेंट्स बाइंडिंग ऑफ अदर सबस्ट्रेट। एक बार एक सबस्ट्रेट बाइंड हो गया तो कोई दूसरा सबस्ट्रेट है अगर, तो वो उसके साथ बाइंड नहीं हो पाता है। तो दूसरे सबस्ट्रेट के या नॉन टारगेट मॉलिक्यूल, कोई नॉन टारगेट मॉलिक्यूल है तो उसके साथ बाइंड नहीं होता है। बेसिकली ये जो एक्टिव साइट है, अमाइनो एसिड्स जो ये एक्टिव साइट बना रहे हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट दी सबस्ट्रेट, दे अट्रैक्ट दी सबस्ट्रेट, वो अपने मैचिंग सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करते हैं। ओके और जो मैचिंग रहेगा वो बाइंड हो जाता है और दूसरे किसी को बाइंड करने नहीं देते हैं। तो ये अट्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी मैंने एक्शन लिख दिया, इसको एक्टिवेशन कर देता है। ओके एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है अगर एंजाइम प्रेजेंट है। तो क्यों कम लगती है? बिकॉज ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो अलग से एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी जो लगती है कोलाइड कराने के लिए मॉलिक्यूल्स को, वो नहीं लग रही यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लेकर दोनों को अटैच करके प्रोडक्ट बना दे रहा है एंजाइम, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। एक्टिव साइट इज रिलेटिवली स्मॉल एरिया एंड समटाइम्स इट मे बी मोर देन वन एक्टिव साइट। कभी कभी क्या होता है कि एक ही एंजाइम पे मान लो ये एक एक्टिव साइट है और मान लो ये एक एक्टिव साइट है, तो कभी कभी एक से ज़्यादा एक्टिव साइट भी हो सकता है, ये वन ये टू। ठीक है, तो दोनों को जो दो सबस्ट्रेट रहेंगे वो भी ऐसे शेप मैच करेंगे तो आके बाइंड हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आके बाइंड हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जब ये बाइंड होंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। ओके जब ये बाइंड होंगे तो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। अब ये बाइंड हो गए, सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गए और फिर दोनों को जोड़ के प्रोडक्ट रिलीज कर देगा। फिर प्रोडक्ट रिलीज होगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से बाइंडेड रहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, और ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। ओके तो इस तरह से एंजाइम क्या करता है, दोनों को अटैच करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो रिलेटिवली क्या होता है, एक्टिव साइट छोटे रहते हैं, कभी कभी एक से ज़्यादा एक्टिव साइट भी रहते हैं। मोनोमेरिक एंजाइम्स, जब मोनोमेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, यानी एंजाइम जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है एंड उसका जो एक्टिव साइट है वो एक क्लेफ्ट या सर्वाइसिस की तरह होता है। सर्वाइसिस यानी कि एक ऐसे दरार जैसा रहेगा, जैसे मान लो एक ये एंजाइम है तो उसमें एक ऐसा हल्का सा दरार रहेगा, गैप रहेगा और वो एक्टिव साइट बना देता है, तो सर्वाइसेज उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा उसका एक्टिव साइट रहता है मोनोमेरिक एंजाइम्स का।
इन मल्टीमेरिक एंजाइम्स एक्टिव साइट लाइज बिटवीन पॉलीपेप्टाइड्स, मल्टीमेरिक में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में एक्टिव साइट लाई करता है। बट इन मोस्ट केसेस बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन एंजाइम। कभी कभी क्या होता है मोस्ट केसेस में, जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है एंजाइम में, तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस देखने को मिलता है एंजाइम के अंदर। ओके, यानी एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है ताकि दूसरा सबस्ट्रेट उसमें बाइंड हो ना सके आके। ओके, ईच एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 3 to 12 अमाइनो एसिड। हर एक्टिव साइट 3 से 12 अमाइनो एसिड से बना रहता है। तो ये अमाइनो एसिड ही है जो हमने पिछले प्रॉपर्टी में देखा कि स्पेसिफिसिटी की प्रॉपर्टी दे रहे हैं एंजाइम्स को ये, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिव साइट बनाने में हेल्प करते हैं जो अमाइनो एसिड, तो ये स्पेसिफिसिटी देते हैं एंजाइम्स को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दिस चार्ज फंक्शनल ग्रुप एक्टिवेट्स एक्टिव्स अट्रैक्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये जो चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये सबस्ट्रेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, पिछले साइड में मैंने बताया अभी कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है बिकॉज एंजाइम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं सबस्ट्रेट को। एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर होल्डिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन करेक्ट ओरिएंटेशन एंड पोजिशन। तो अट्रैक्ट करते हैं ऐसे सबस्ट्रेट को जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में इसके साथ बाइंड हो सके और पोजीशन में प्रॉपरली वो अटैच हो सके। तो इस तरह से एंजाइम काम करता है। ओके, तो ये इमेज जो है ये मैंने डाला है यही समझाने के लिए, ठीक है, कि कैसे अगर प्रॉपर मैचिंग रहेगा, बाइंड होगा प्रॉपरली, तो वो किस तरह से सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनता है। अभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया, मैच किया और बाइंड हो गया इसके साथ। तो ये वाली इमेज से भी समझ सकते हैं कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है जो यहाँ आके बाइंड हो जाएगा, तो इस तरह से बाइंड हो जाएगा वो, ठीक है। और स्लाइटली यहाँ पे चेंज होगा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जब बाइंड होगा, ओके, और फिर ये दोनों जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, फिर प्रोडक्ट बना के ये रिलीज कर देगा। तो इस तरह से एंजाइम काम करते हैं। और फिर बाद में देखो इसका शेप चेंज होता है, पहले शेप अलग रहता है लेकिन जब सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो प्रॉपर सर्कल शेप में आ गया। तो एंजाइम थोड़ा सा अपने आप को फिट भी करने का ट्राई करता है, इसी को कहते हैं इंड्यूस बाइंड मॉडल, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह इंड्यूस फिट मॉडल, इसी को कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। तो इंड्यूस फिट में क्या होता है कि ये अपने शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेता है सबस्ट्रेट के हिसाब से और प्रॉपर फिट हो जाता है, तो इसको इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। और फिर जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वापस उसके साइड में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट ये जो जनरल स्कीम होता है रिएक्शन वो दिया हुआ है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम अलग होगा, प्रोडक्ट अलग होगा। तो प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं करता एंजाइम, और एंजाइम खुद में भी कोई चेंज नहीं होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो अभी हमने एक्टिव साइट एंड एंजाइम्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस की, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं एंजाइम साइट और सबस्ट्रेट के बारे में। तो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्शन लीड्स टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज देन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, आफ्टर दैट एंजाइम इज रिलीज। प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम रिलीज हो जाता है, जहाँ पे ई मतलब एंजाइम, एस मतलब सबस्ट्रेट, पी मतलब प्रोडक्ट होता है। ओके, ई एस मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ई पी मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये इस तरह से हम रिएक्शन लिख के, इस तरह का जनरल रिएक्शन लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर के बारे में, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के बारे में, तो ये डायग्राम्स ड्रॉ करके ये रिएक्शन लिखकर एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओके, लास्ट एक लाइन देख लेते हैं क्या है। इन सम एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शंस, वन सबस्ट्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इन सम अदर्स टू सबस्ट्रेट्स मे कम टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी एक सबस्ट्रेट को दो प्रोडक्ट में ब्रेक भी कर सकता है एंजाइम, और एंजाइम जैसे मॉलिकुलर सीजर्स होते हैं तो वो एंजाइम्स होते हैं जो कटर का काम करते हैं, कट करते हैं, बीच में से बॉन्ड ब्रेक करते हैं। और दूसरे लाइगेसेस होते हैं जो ज्वाइन करने का काम करते हैं, तो वो ज्वाइन भी कर सकते हैं दो अलग 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 मॉलिक्यूल्स को लाके। तो दोनों तरह से ये काम करता है। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, इसके आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एंजाइम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, उसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन, जैसे इंड्यूस फिट मैंने बताया, तो लॉक इन की भी एक मॉडल है, उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप अगर फॉलो कर रहे हैं सीरीज़ को, तो लाइक कर दें वीडियो को, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा उससे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जाए, और शेयर करें उन लोगों को जिनको भी इन वीडियोज़ की ज़रूरत है सेमेस्टर 6 के एंडोक्राइनोलॉजी और एंजाइमोलॉजी के बेस पर आने वाले क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, बाय बाय।